नमस्कार, मैं डॉक्टर दिलीप कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर, गेस्ट फैकल्टी, विद्या भवन, महिला कॉलेज सिवान। छात्रों, आज हम लोग मराठा के उदय के बारे में पढ़ेंगे। औरंगजेब के काल में ही दक्षिण भारत में जो एक शक्ति का उभर रही थी, जो शक्ति का उदय हो रहा था, वह मराठा शक्ति थी। आइए शिवाजी के प्रारंभिक जिंदगी के बारे में जानते हैं। तो शिवाजी का जन्म 1627 ईस्वी में हुआ था और उनका जन्म जो हुआ था वह शिवनेर, जो महाराष्ट्र में है, उस जगह पे हुआ था। और जहाँ की देवी शिवनेरी देवी थी, उन्हीं के नाम पर उनका नाम शिवाजी रखा गया था। शिवाजी के पिता का नाम शाहजी भोसले तथा उनकी माता का नाम जीजाबाई था और शिवाजी पर उनकी माता जीजाबाई का बहुत ही अत्यधिक प्रभाव पड़ा था। आइए अब शिवाजी के हम गुरु के बारे में जानते हैं। तो शिवाजी के राजनीतिक गुरु या संरक्षक जो थे वो दादाजी कोंडदेव थे। वहीं उनके आध्यात्मिक गुरु जो थे वह रामदास थे। शिवाजी की पहली पत्नी साईबाई थी, जिनके साथ उनका विवाह 1640 ईस्वी में अर्थात 13 वर्ष की मात्र उम्र में उनका विवाह साईबाई से हुआ था। जैसा हम जानते हैं कि औरंगजेब का शासन जो था वह हिंदू विरोधी था, या उनकी नीतियां जो थी हिंदू विरोधी थी। तो इन्हीं विरोध के स्वरूप के फलस्वरूप दक्षिण भारत में जो है वह मराठा साम्राज्य का उदय हुआ, जिसका हिंदूवादी चेहरा लेकर शिवाजी सामने आए। आइए शिवाजी के हम लोग राजनीतिक इतिहास के बारे में जानते हैं। शिवाजी के पिता एक सैन्य सिपाही थे और शिवाजी का पहला जो सैन्य अभियान था वह उनका बीजापुर के आदिल शाह के विरुद्ध था। और यह जो इनका पहला अभियान था वह 1643 ईस्वी में सिंहगढ़ के किले के विरुद्ध था। तो पहला इनका शिवाजी का जो पहला जो आक्रमण था, अभियान था, वह सिंहगढ़ का किला में पर 1643 ईस्वी में हुआ था, जिसमें उन्हें विजय हासिल होती है। और पुनः इनका दूसरा जो विजय अभियान था वह 11 वर्षों के बाद 1654 ईस्वी में पुरंदर का किला था और पुरंदर के किले में भी इन्होंने जीत हासिल की थी। और इस प्रकार हम देखें तो मराठा जो शक्ति थी औरंगजेब को 25 वर्षों तक दक्षिण भारत में उलझाए रखा। अब आइए उनके दो आक्रमण, पहला आक्रमण जो था वह सिंहगढ़ का किला और दूसरा जो आक्रमण था वह पुरंदर का किला। उसके बाद तीसरा जो उनका अभियान होता है वह 1659 ईस्वी में अफजल खान के विरुद्ध होता है, जो बीजापुर के सूबेदार थे। और बीजापुर के सूबेदार अफजल खान जो है शिवाजी के मारने की एक योजना बनाते हैं और उनसे मिलने के लिए जाते हैं, एक संधि के लिए जाते हैं। लेकिन शिवाजी को इस बात का पता चल जाता है और 1659 ईस्वी में संधि के लिए जब अफजल खां वहाँ पर जाते हैं तो वो अपने खंजर से शिवाजी को मारने का प्रयास करते हैं। लेकिन शिवाजी जो है पहले से सतर्क थे, उन्हें इस बात का पता चल चुका था और वह पूरे अपने शरीर में एक प्लेट नुमा चीज़ पहन रखी थी, जिससे उनको इस चीज़ का, खंजर का कोई असर नहीं हुआ। और आसपास के जंगलों में ही उनकी सेना छुपी हुई थी और अफजल खां की यहाँ पर हत्या कर दी जाती है। तो इस प्रकार 1659 ईस्वी में अफजल खान जो बीजापुर के सूबेदार थे, उनकी हत्या शिवाजी के द्वारा करा दी जाती है। अब आइए पुनः दूसरा अभियान जो है, इसके बाद दूसरा जो युद्ध हुआ वह 1663 ईस्वी में शाइस्ता खान
शाइस्ता खान जो औरंगज़ेब के अपने मामा थे, औरंगज़ेब ने शाइस्ता खान को शिवाजी के शक्ति नियंत्रण के लिए भेजा, लेकिन शिवाजी ने शाइस्ता खान को 1663 ईस्वी में पराजित किया। तत्पश्चात एक वर्ष के बाद ही 1664 ईस्वी में शिवाजी के नेतृत्व में सूरत शहर पर एक भयंकर लूटपाट की जाती है। यह सूरत जो शहर था वह काफ़ी धनाढ्य और व्यापारिक शहर था, जैसा कि आज भी हम देखते हैं कि सूरत एक धनाढ्य और व्यापारिक शहर है। तो उस समय भी, मध्यकाल में भी, सूरत एक व्यापारिक और धनाढ्य क्षेत्र था और यह मुगलों के अधीन था। तो वहाँ पर शिवाजी जाते हैं, शिवाजी के नेतृत्व में सेना जाती है और वहाँ पर भयंकर लूटपाट की जाती है। 1 करोड़ की संपत्ति लगभग वहाँ पर उनके द्वारा लूटी जाती है और इस बात से औरंगज़ेब को गुस्सा आता है या औरंगज़ेब को एक बड़ी चुनौती मिलती है। तत्पश्चात 1665 ईस्वी में पुनः पुरंदर की संधि होती है। कछवाहा राजा जयसिंह औरंगज़ेब के निर्देश पर मराठा सरदार शिवाजी से युद्ध के लिए आए और युद्ध करने के दौरान ही कछवाहा राजा जयसिंह और औरंगज़ेब के निर्देश पर शिवाजी से युद्ध लड़ने जाते हैं और दोनों के बीच युद्ध होता है और इसी बीच एक पुरंदर नामक जगह पर युद्ध होता है और पुरंदर की संधि होती है कछवाहा राजा जयसिंह और शिवाजी के बीच। इस संधि में जीते हुए कुल 35 किले जो शिवाजी के पास थे, उनमें 30 किले मुगलों को देना पड़ता है और दूसरी ओर दूसरा जो इनका शर्त था, शिवाजी को अपने पुत्र संभाजी को मनसबदार पर मुगलों के दरबार में भेजना पड़ता है। तो ये इस प्रकार से हम देखते हैं कि 22 जून 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि होती है कछवाहा राजा जयसिंह और शिवाजी के बीच में। तत्पश्चात उनके दूसरे साल ही यानी 1666 ईस्वी में औरंगज़ेब के दरबार में शिवाजी मिलने जाते हैं, लेकिन शिवाजी के साथ जो सलूक किया जाता है औरंगज़ेब के द्वारा, वह एक आम आदमी एक आम नागरिक की तरह किया जाता है। उनसे औरंगज़ेब दीवाने आम में मिलते हैं, जहाँ पर आम लोगों के मिलने का स्थान होता है, वहाँ पर मिला जाता है। उनके साथ आम नागरिकों जैसा व्यवहार किया जाता है। इस पर शिवाजी क्रुद्ध होते हैं और शिवाजी को कैद कर लिया जाता है और उन्हें दिल्ली के जयपुर भवन में रखा जाता है। कहा जाता है कि अगस्त 1666 ईस्वी में शिवाजी का जन्म मनाया जा रहा था और उसी क्रम में हम शक्ल को कैद खाने में बिठा देते हैं और वो खुद मिठाइयों की टोकरी में बैठकर वहाँ से बाहर निकल जाते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि 1666 ईस्वी में जो कैद किया जाता है शिवाजी को, वहाँ से वो निकल भागते हैं, पुनः वो अपने क्षेत्र आ जाते हैं और पुनः वो 1670 ईस्वी में 4 वर्ष बाद 1670 ईस्वी में सूरत का अभियान करते हैं और सूरत क्षेत्र में पुनः जाकर वो भयंकर लूटपाट करते हैं और बड़ी मात्रा में धन प्राप्त करते हैं। और अब आइए उनके राज्याभिषेक के बारे में जानते हैं। प्रारंभ से अब तक उनका राज्याभिषेक नहीं हुआ था। तो शिवाजी का राज्याभिषेक 1674 ईस्वी में किया जाता है। यह बनारस के प्रकांड पंडित गंगा भट्ट के द्वारा करवाया जाता है, यानी बनारस के प्रकांड पंडित गंगा भट्ट को बुलाया जाता है और शिवाजी राज्याभिषेक अपना करते हैं। विशाल भंडारा का आयोजन उस समय किया जाता है और इसी राज्याभिषेक के दौरान ही शिवाजी अपना दूसरा विवाह करते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि 1674 ईस्वी में शिवाजी का राज्याभिषेक होता है। और अब आइए कर्नाटक अभियान। कर्नाटक अभियान जो अभियान था वह उनका अंतिम अभियान था और इस अभियान में जिंजी का किला जिसमें उनको जीत मिलती है, इस दौरान वो जीत जाते हैं जिंजी के किला में
किला के अभियान में, कर्नाटक युद्ध में। और इसी दौरान एक घटना घटित होती है, उनके पुत्र विद्रोही बनकर भाग जाते हैं और शिवाजी तत्पश्चात शिवाजी बीमार पड़ जाते हैं और 3 अप्रैल 1680 ईस्वी को शिवाजी की मृत्यु हो जाती है। और शिवाजी की मृत्यु पर इतिहासकार उनके बारे में कहते हैं कि शिवाजी की मृत्यु एक विपदा थी, मराठों का दमन होना लाजिमी था। यदि शिवाजी कुछ दिनों तक और जीवित रहते तो मुगलों को पराजित कर सकते थे। तो इस प्रकार हमने देखा कि 3 अप्रैल 1680 को उनकी मृत्यु हो जाती है। तो शुरू से हम लोग देखें तो हमने महत्वपूर्ण उनके जन्म के बारे में जाना। 1627 ईस्वी में शिवनेर महाराष्ट्र में हुआ था। पिता का नाम शाहजी भोसले, माता का नाम जीजाबाई और उनके शिवाजी के गुरु, राजनीतिक गुरु या संरक्षक दादा कोंडदेव, आध्यात्मिक गुरु रामदास थे। और उन्होंने पहला अभियान उनका हमने देखा कि सिंहगढ़ के किले में 1643 ईस्वी में और पुनः 11 वर्ष के उपरांत 1654 ईस्वी में पुरंदर का किला वो जीतते हैं। 1659 ईस्वी में अफजल खां जो बीजापुर के सूबेदार थे, उनकी हत्या उनके द्वारा करवाई जाती है। पुनः 1663 ईस्वी में शाइस्ता खान को पराजित करते हैं जो औरंगजेब के मामा थे। और 1664 ईस्वी में पुनः सूरत के पर आक्रमण कर उनके द्वारा लगभग करोड़ रुपया लूटा जाता है। पुनः 22 जून 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि होती है और 66 में वह औरंगजेब से मिलने जाते हैं, जहां पर कैद उन्हें कर लिया जाता है। वहां से वो भाग निकलते हैं। 1670 ईस्वी में पुनः सूरत का अभियान, जहां पे भयंकर लूटपाट करते हैं। और सूरत के अभियान 1670 के 4 वर्ष उपरांत 1674 ईस्वी में उनका राज्याभिषेक अपना करवाते हैं बनारस के गंगा भट्ट प्रकांड विद्वान के द्वारा। और इसी दौरान वो दूसरा विवाह करते हैं। और कर्नाटक उनका अंतिम अभियान होता है जिसमें जिंजी का किला जीतते हैं। तत्पश्चात ही उनका 3 अप्रैल 1680 को मृत्यु हो जाती है। अब आइए हम लोग शिवाजी के प्रशासन के बारे में जानते हैं। तो शिवाजी द्वारा मध्यकाल में पहली बार हिंदू सिद्धांतों पर आधारित प्रशासन की व्यवस्था उन्होंने की थी। और उनके प्रशासन की सबसे बड़ी जो विशेषता थी वह अष्टप्रधान थी। अष्टप्रधान मतलब 8 मंत्रियों का समूह, जिसकी मदद से शिवाजी अपने प्रशासन को चलाते थे। लेकिन उसमें जो सर्वोच्च निर्णय होता था वह शिवाजी के अनुसार से हुई होता था। अष्टप्रधान जो 8 मंत्री होते थे उनका कार्य केवल सलाह देना था, उन्हें मानना या ना मानना शिवाजी पर निर्भर था। तो इस प्रकार से अष्टप्रधान मंत्रियों का एक समूह था। आइए उसके बारे में विस्तार पूर्वक जानते हैं कि कौन कौन सा समूह था। तो पहला समूह था पेशवा। यह शिवाजी के बाद सबसे शक्तिशाली मतलब यह पेशवा होता था। और पेशवा का पद शिवाजी के मृत्यु के बाद हम देखते हैं तो यह बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो गया था। यह मुस्लिम शासक में जो पद वजीर होता था यानी प्रधानमंत्री, उसी के समकक्ष लगभग ये पेशवा का पद होता था। और अब आइए दूसरा पद जो था मंत्री जो था वह अमात्य था। और यह अर्थ मंत्री होता था, पैसों के लेन देन एवं राजस्व राजस्व के मामले का यह मंत्री होता था अमात्य। और तीसरा जो होता था वह सुमंत, यह विदेश मंत्री था। किसी देश के साथ कैसा संबंध हो, पत्राचार इत्यादि यानी विदेश संबंधी मामलों को देखने का कार्य सुमंत का था। और उसके बाद जो मंत्री थे चिटनिस, यह पत्राचार व्यवहार का था, राजा के पत्र को दूसरी जगह पहुंचाना या राजा के लिए जो पत्र आया है उन तक पहुंचाना, ये चिटनिस विभाग का कार्य था। और पांचवा जो था वह सेनापति, सेना प्रमुख को सेनापति कहा जाता था। सभी सेना संबंधी कार्यों का निष्पादन, निगरानी,
नियुक्ति इत्यादि सारा ये सेनापति के माध्यम से होता था। तो यह पांचवा प्रमुख विभाग था। और छठा जो था वह न्यायाधीश का था। न्यायाधीश न्याय का कार्य देखता था। ऐसे तो सबसे बड़ा जो न्यायाधीश था शिवाजी खुद था, लेकिन उनके नीचे भी न्यायाधीश का पद होता था जो न्याय का कार्य करता था। सातवां जो था विभाग वह पंडित राव का था। पंडित राव ये सलाह का धार्मिक संबंधी सलाह देते थे। यज्ञ दान इत्यादि संबंधी सलाह जो है उनके सलाह पर शिवाजी करते थे। तो ये धार्मिक संबंधी सलाह के लिए पंडित राव थे। उसके बाद आठवां जो था वो वाक्यावनिष्ठ था। यह गुप्तचर विभाग का विभाग था और ये गुप्त जो जितनी भी घटनाएं होती थी साम्राज्य में उनके बारे में सूचना का आदान प्रदान देना, वो राजा तक पहुंचाना, शासक तक, शिवाजी तक पहुंचाना, यह वाक्यानिष्ठ विभाग का कार्य था। अब आइए हम लोग देखते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि किस प्रकार से ये 8 अष्टप्रधान होते थे जिनके मदद से शिवाजी शासन चलाते थे। अब आइए शिवाजी के समय टैक्स के बारे में जानते हैं। तो लगभग टैक्स उनके यहाँ 33 से 40% लगभग टैक्स लिया जाता था। उनके समय जो प्रमुख 2 कर थे वह चौथ और सरदेशमुखी। तो सरदेशमुखी कर वह था जो 1/10 यानी 10वां भाग लिया जाता था। जो क्षेत्र शिवाजी के अधीन होते थे यानी शिवाजी के प्रत्यक्ष नियंत्रण में होता था, वहाँ से वह 1/10 भाग टैक्स वसूला करते थे। चूँकि वो वहाँ पर सेवा देते थे, उसका नियंत्रण करते थे और उनका उस क्षेत्रों का देखभाल उनके द्वारा किया जाता था। इस एवज में उनके द्वारा 1/10 भाग टैक्स के रूप में लिया जाता था। वहीं चौथ वैसा क्षेत्र था जो क्षेत्र उनके अधीन नहीं था और शिवाजी के द्वारा आक्रमण न करने, खतरे से बचाव हेतु उस क्षेत्र से चौथ कर वसूलते थे जो 1/4 यानी चौथाई हिस्सा होता था। और जो क्षेत्र चौथ नहीं देते थे उन क्षेत्रों पर आक्रमण कर उन्हें अपने अधीन या नियंत्रण कर लिया जाता था। इस प्रकार से चौथ और सरदेशमुखी 2 प्रकार से प्रमुख केंद्र थे। चौथ 1/4 यानी चौथाई हिस्सा और सरदेशमुखी 1/10 यानी 10वां हिस्सा लिया जाता था। अब आइए कर के बाद हम लोग उनकी धार्मिक रीति को जानते हैं। तो शिवाजी जो है काफ़ी सहिष्णु थे और वो इस्लाम धर्म का भी काफ़ी सम्मान करते थे। औरंगज़ेब की जो नीति थी हिंदू विरोधी या गैर मुस्लिमों के प्रति जो उनका व्यवहार था अच्छा नहीं था, इससे वो शिवाजी जो है काफ़ी दुखी थे। और शिवाजी के सेना में मुस्लिम भी भर्ती होते थे। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि शिवाजी काफ़ी सहिष्णु व्यक्ति थे। अब आइए उनके बारे में, उनके समय के कई इतिहासकार हैं जो उनके बारे में कुछ उनके द्वारा कहा गया है उसके बारे में जानते हैं। तो स्मिथ के द्वारा शिवाजी के बारे में कहा गया है कि शिवाजी का प्रशासन को डाकू राज्य की संज्ञा स्मिथ के द्वारा दी गई है। और पहले ही हम जान चुके हैं कि औरंगजेब के द्वारा शिवाजी को पहाड़ी चूहा कहा जाता था। अब आइए हम लोग शिवाजी के समय एक जो प्रमुख युद्ध रणनीति थी गुरिल्ला युद्ध पद्धति के बारे में जानते हैं। तो यह विशेष रणनीति का हिस्सा था। युद्ध के रणनीति का एक विशेष हिस्सा था गुरिल्ला युद्ध पद्धति। इसमें जो थे सैनिक पहाड़ी क्षेत्रों में पहाड़ों क्षेत्रों से निकलते थे और युद्ध या आक्रमण कर पुनः पहाड़ी क्षेत्रों में छुप जाते थे। इसी पद्धति को गुरिल्ला पद्धति कहा जाता है और यही कारण है कि स्मिथ शिवाजी के शासन को डाकू राज्य की संज्ञा देते हैं।
तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि गुरिल्ला पद्धति जो थी, चूँकि वह मराठा का जो क्षेत्र था वह पहाड़ी का क्षेत्र था, तो यह पद्धति, यह जो गुरिल्ला युद्ध पद्धति थी उस क्षेत्र के लिए काफ़ी अनुकूल थी। और यही वजह है कि उन्हें इस युद्ध के माध्यम से काफ़ी सफलता मिली। यदुनाथ सरकार, जो मराठा इतिहासकार उस समय थे, उन्होंने शिवाजी के बारे में लिखा है कि शिवाजी हिंदू शासक थे और हिंदू राष्ट्र के निर्माण में उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा। तो और अब आइए हम देखते हैं, शिवाजी की जब मृत्यु हुई तो शिवाजी की पहली जो पत्नी थी पुतलीबाई जो मृत्यु के बाद सती हो गई थी। तो शिवाजी के साथ जो शिवाजी की कुल 7 पत्नियां थी, 2 पत्नी के बारे में हम लोग पहले जान चुके हैं, एक राज्याभिषेक के समय और एक जो है 1640 ईस्वी में विवाह हुआ था पहली पत्नी के साथ। तो एक और अन्य पत्नी थी पुतलीबाई, जो जब शिवाजी की मृत्यु होती है तो वो उनके साथ सती हो गए। तो सती मतलब सती प्रथा उस समय एक चली हुई थी। जब पति की मृत्यु हो जाती थी तो जलती अग्निचिता में जो है उनको भी, उनकी पत्नी को भी सुला दिया जाता था चिता पर, और स्वेच्छा अथवा ज़बरदस्ती से जो है पति के साथ उनको जला दिया जाता था। वही प्रथा जो है, वह प्रथा जो है सती प्रथा कहलाती थी। और एक हम लोग पहले ही एक प्रथा देखे हैं राजपूत काल में, जौहर प्रथा। तो यह सती प्रथा से बिल्कुल अलग है। जौहर प्रथा वह प्रथा थी जिसमें खासकर हिंदू ये परंपरा में कि यदि पति युद्ध करने जाते थे और तो यह भय रहता था कि यदि वो मारे जाएंगे या मर जाते थे, तो यह भय रहता था कि जो दुश्मन है या आक्रमणकारी आएंगे और उनके साथ अनैतिक कार्य करेंगे। तो इस कार्य से बचने के लिए जो है स्त्रियां जो है वह अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए अग्निकुंड में अपने आप को झोंक देती थी, अग्निकुंड में प्रवेश कर अपने प्राण को त्याग देती थी, जिसे जौहर प्रथा कहा जाता था। तो इस प्रकार हमने आज शिवाजी के बारे में पढ़ा और मराठा के उदय के बारे में आज हम लोगों ने जाना। पुनः इसके बाद हम लोग मराठा के आगे के इतिहास के बारे में जानेंगे।